हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी एक और नई क्लास में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्क एनर्जी एंड पावर। आज की क्लास जो हमारी रहेगी कार ऊर्जा और शक्ति के ऊपर रहेगी और कॉन्सेप्ट और पी वाई क्यू दोनों क्लास रहेगी भाई। ये पहले हम थ्योरी कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में पी वाई क्यू ऑप्शन लगाएंगे। देखिए आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य के बारे में। कार्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पावर शक्ति के बारे में, ऊर्जा के बारे में समझने वाले हैं। ऊर्जा के रूप फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में समझने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी है ना, गतिज ऊर्जा से जिसे कहते हैं। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और हीट एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में समझने वाले हैं। उसके साथ साथ में विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं, आइंस्टाइन द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम पढ़ने वाले हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के स्रोत के बारे में, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों प्रकार के सोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पवन ऊर्जा और लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं इस क्लास के, मोस्ट आईएमपी एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप ये पूरी क्लास देखते हैं तो आपके लिए ये क्लास जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि पूरी डिटेल में आज की जो क्लास है हम उसको समझने वाले हैं। तो मेरे फ्रेंड बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हम वर्क पावर और एनर्जी के बारे में। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। और मैं हूं कमलेश और हम रेलवे सीरीज 2024-25 चला रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों प्रकार के क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तीनों प्रकार के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं भाई। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की हमारी जो क्लास रहती है। आज की क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। देखिए आज की जो क्लास रहेगी फुल डिटेल में रहेगी, और अगर आपने ये सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं एक बार तो आपको इससे बाहर वर्क, पावर और एनर्जी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मतलब वो बन जाएंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं कार्य को, जिसे हम कहते हैं वर्क। देखिए भैया कार्य किसे कहते हैं, तो कार्य को ऊर्जा के स्थानांतरण के रूप में समझा जा सकता है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उस पर विस्थापन होता है। देखिए यहाँ पर एक भाई साहब है, ये जो बॉक्स है इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस वस्तु पर बल लगाया जाए और अगर ये वस्तु में विस्थापन होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। फोर्स आगे की तरफ लग रहा है भैया, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। वस्तु में क्या होता है भाई, विस्थापन होता है। जैसे उदाहरण हम बोल सकते हैं कि मेज को गतिमान करना, दरवाजे को धक्का देना, खींचना, उठाना, चढ़ाना। तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में अगर उसमें विस्थापन हो जाए, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य के बारे में थोड़ा सा और बता दें। कार्य का जो सूत्र होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ भाई, W बराबर F इंटू एस बोला जाता है। जहां W क्या है हमारे पास, किया गया कार्य, इसको वर्क कहते हैं भाई। F क्या होता है, लगाया गया बल होता है, और विस्थापन या दूरी होती है S। तो कार्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, W बराबर F इंटू एस होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे फ्रेंड। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है, या जिसे जूल भी कहते हैं। और सीजीएस मात्रक भी कई बार आया हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, हम अर्ग कहते हैं। सीजीएस मात्रक क्या कहते हैं भाई, अर्ग कहते हैं। कार्य क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है ना, स्केलर क्वांटिटी है एक प्रकार से। और इसका विमीय सूत्र जो होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, m1l2t-2 होता है। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया भाई। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। कितने, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में कितना होता है भाई, 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भाई कार्य के बारे में, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम कार्य के प्रकार। कार्य कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो कार्य हम बोलेंगे कार्य 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो होता है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है कौन सा, ऋणात्मक कार्य, और तीसरा हो सकता है शून्य कार्य। तो हम बोलेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक को पहले समझ लेते हैं भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। पहले हम पॉजिटिव वर्ग के बारे में समझ लेते हैं। यदि लगाया गया बल वस्तु को उसी दिशा में विस्थापित करता है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। जैसे जैसे ये छोटू भैया ये बॉक्स को इस तरफ खींच रहा है, और अगर
कार्य भी इसी दिशा में हो रहा है, बल जिस दिशा में लगा रहे हैं कार्य भी अगर उसी दिशा में होता है तो इस कार्य को क्या हम कहेंगे, धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क कहेंगे। एक लड़के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना क्या हो जाएगा, धनात्मक कार्य का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से होता है ऋणात्मक कार्य, जब जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तब किया गया कार्य कैसा होता है भाई, ऋणात्मक कार्य होता है। जैसे भाई जो जहाज है, पानी का जहाज जो है, पानी को पीछे की ओर धकेलता है और जहाज कहाँ आगे की तरफ बढ़ता है, तो इसे हम बोलेंगे ये वर्क जो होता है वो कैसा होता है, निगेटिव वर्क होता है। जैसे सिक्का डूबने पर उस पर किया गया कार्य भैया, उत्प्लावन बल जो होता है ये ऊपर की तरफ लगता है, सिक्के द्वारा लगाया गया दाब जो होता है वो नीचे की तरफ और उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें किया गया वर्क कैसा होता है, निगेटिव वर्क होता है, ऋणात्मक कार्य होता है ना। ऋणात्मक कार्य और धनात्मक कार्य आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। भैया शून्य कार्य के बारे में समझ लेते हैं। जीरो वर्क बोलते हैं यदि बल और विस्थापन एक दूसरे पर लंबवत कार्य करते हैं, है ना, बल और विस्थापन एक दूसरे पर लंबवत परपेंडिकुलर अगर वर्क करते हैं तब किया गया कार्य कैसा होता है, जीरो वर्क होता है, शून्य वर्क कहलाता है। जैसे उदाहरण अगर बोले कि हाथ में बैग लेकर खड़ा कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा, भैया एक व्यक्ति खड़ा है हाथ में बैग लेकर खड़ा है तो इसमें बल तो लग रहा है लेकिन वर्क नहीं हो रहा भैया, विस्थापन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वेग का क्या हो रहा है, जो बैग है इसके हाथ में उसका विस्थापन नहीं हो रहा। जैसे ये भाई साहब क्या दीवार को धक्का लगा रहा है खुद, तो इसमें क्या हो रहा है भैया, बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं होता, दीवार बाहर नहीं सरक रही है। बोले तो हम बोल सकते हैं कि जिसमें विस्थापन नहीं होता है उसमें वर्क नहीं माना जाएगा। क्लियर है मेरे फ्रेंड। तो इसको हम क्या कहेंगे, शून्य कार्य कहेंगे। धनात्मक कार्य उसी दिशा में, ऋणात्मक कार्य विपरीत दिशा में और जीरो वर्क में विस्थापन नहीं होता है। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। संरक्षी बल और असंरक्षी बल जिसे कहते हैं। संरक्षी बल को सबसे पहले समझ लेते हैं। संरक्षी बल एक प्रकार का ऐसा बल है जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। बहुत ही आसान डेफिनेशन हमने आपके लिए लेकर आए हैं भाई। संरक्षी बल क्या होता है, जो किसी एक वस्तु को एक स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस में लेके जाता है। यह बल किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ से स्वतंत्र होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है भाई। This force is independent of path covered by an object and depend upon the essential and final position only। ये क्या होता है बोले, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। कौन सा बल भाई, संरक्षी बल के बारे में क्वेश्चन बनता है कि संरक्षी बल कहां पर निर्भर करता है, तो हम बोलेंगे कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ये उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो बंद पथ में किया गया कार्य क्या होता है भैया, शून्य होता है। बंद पथ, अगर कोई हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, जो भी वर्क होगा वो जीरो माना जाएगा। यह बल जो होता है प्रतिवर्ती होता है, रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणी भी हम इसको बोल सकते हैं कि भैया दोनों तरफ लगता है ना। यह बल क्या होता है, प्रतिवर्ती होता है, जिसको हम रिवर्सिबल भी बोलते हैं। रिवर्सिबल क्या होता है, ये फोर्स होता है। चलिए आगे समझ लेते हैं इसके उदाहरण क्या होंगे। संरक्षी बल के उदाहरण तो हम बोलेंगे कि स्थिर विद्युत बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, और चुंबकीय बल। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, देखिए वस्तु या व्यक्ति जो होता है ऊपर से नीचे की ओर लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ, व्यक्ति ऊपर से नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है भाई, उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये दोनों तरफ लगता है भाई, रिवर्सिबल होता है ना। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत आते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है इनके एग्जांपल है। इसी प्रकार से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया कवर्ड बाय अ बॉडी एंड द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। हम बोल सकते हैं कि असंरक्षी बल जो होता है किसी पिंड द्वारा तय किए गए क्षेत्र के कण और अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। कौन सा बल भाई, है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, असंरक्षी बल के बारे में बोल रहे हैं। असंरक्षी बल क्या होता है, क्षेत्र के कण और अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। जैसे कि धनात्मक बंद पथ में जो कार्य होता है ना, वो क्या कहलाता है, असंरक्षी बल कहलाता है। इसी प्रकार से यह बल जो होता है अपरिवर्तनीय होता है, इर्रिवर्सिबल होता है भैया। रिवर्सिबल क्या होता है, संरक्षी बल, और इर्रिवर्सिबल होता है असंरक्षी बल। जैसे उदाहरण बोले तो हम बोलेंगे कि घर्षण बल, वायु प्रतिरोध बल, श्यान बल, जिसको हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं,
फ्रिक्शन फोर्स है और एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो होता है, ये इस प्रकार के असंरक्षी बल कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं बोले, हम बोलेंगे कि अपरिवर्तनीय होते हैं। इनमें क्या होता है, चेंज नहीं होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, या रिवर्स में क्या होते हैं, गति नहीं करते हैं बोले। जैसे कि घर्षण बल, अगर किसी वस्तु पर घर्षण हो रहा है या कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, तो इनमें जो बल लगने वाला है बोले, ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति इनकी क्या होती है, एक जैसी होती है। यहां से शुरू करे भाई और स्विंग करे, उसके बाद दोबारा यहीं पर चलेगा, तो इनमें क्या होती है भाई, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में क्या होता है, चेंज नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से जो बल होता है वो असंरक्षी बल होता है ना। तो हम समझ गए दोनों के बारे में। हम बात करते हैं शक्ति के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, पावर कहते हैं, है ना। शक्ति या पावर किसे कहते हैं, चलिए देखिए, शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की समय दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं हम, है ना। जितना भी कार्य करने की दर होती है, पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। जब भी भैया ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित होती है, कार्य करने पर जो ऊर्जा स्थानांतरण होती है समय के साथ में, उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र क्या होता है भैया, कार्य बटे समय होता है। शक्ति को हम पी के द्वारा डिनोट करते हैं, और कार्य को हमने अभी पढ़ा बल गुणित विस्थापन के द्वारा बता सकते हैं। बल गुणित विस्थापन और बटे में क्या है, समय। तो शक्ति का एक और सूत्र बन सकता है बल गुणित विस्थापन बटे समय। बल गुणित विस्थापन बटे समय, ये क्या हो सकता है, शक्ति का सूत्र बन सकता है। और इसको हम क्या कहते हैं, बल गुणित वेग के रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी बल लगता है तो वस्तु क्या होती है, उसमें ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती है, गति करती है, तो हम बल गुणित वेग भी से कहते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक, शक्ति क्या है भाई, एक प्रकार की अदिश राशि है। पॉइंट शुड बी नोटेड। शक्ति क्या है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है, ऐसा ही यूनिट जो होता है, जूल प्रति सेकंड या वॉट होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड या वॉट होता है। इसका जो आयाम होता है m1L2T-3 होता है। आपको याद रखना है, एक वॉट में कितने जूल, एक वॉट बराबर क्या होता है, एक जूल प्रति सेकंड होता है। आपको याद रखना है, एक वॉट में कितना होता है, एक जूल प्रति सेकंड होता है। इसी को हम बोल सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -3 बोल सकते हैं। शक्ति का दूसरा मात्रक क्या होता है भैया, अश्व शक्ति होता है। शक्ति का दूसरा मात्रक अश्व शक्ति होता है, जिसको हॉर्स पावर कहते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा, एक हॉर्स पावर एक अश्व शक्ति में होता है 746 वाट। 746 वाट बोलते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं भैया। तो ये था शक्ति के बारे में। आप बात करते हैं एनर्जी के बारे में, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जेटिक, है ना। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है। ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक क्या होता है भैया, जूल होता है। ये कार्य के समान ही है, कार्य का भी ये मात्रक ऐसा ही मात्रक जूल, और ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है भैया, अर्ग होता है। पॉइंट शुड बी नोटेड। सीजीएस मात्रक क्या होता है भैया, अर्ग होता है ना। किलो जूल, किलो जूल ऊर्जा की जो होते हैं सबसे बड़ी इकाई होती है भैया। 1 किलो में कितना होता है भैया, 1 किलो। 1 किलो अगर जब भी कहीं लिखा आता है तो आपको क्या समझना भैया, 1000 जूल, है ना। 1 किलो जूल मतलब कितना होता है भैया, 1000 जूल बोल सकते हैं हम। 1 किलो जूल में कितना होता है, 1000 जूल होता है ना। ऊर्जा का जो विमी सूत्र होता है m1L2T-2 होता है। ये विमी सूत्र हम निकालना आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे तो एक बार उसे देख लीजिएगा। एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणित 10 की घात 6 किलो जूल। इसको हम 3.6 मेगा जूल भी कहते हैं, है ना। तो ये ऊर्जा के बारे में हमने कुछ पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप, कि ऊर्जा जो होते हैं वो कौन कौन से रूपों में पाई जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भैया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेकर आ सके। देखिए हम बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं भाई आप लोगों के लिए, ताकि पूरी चीजें बड़ी आसानी से समझ सके आप। ऊर्जा जो होती है ये अलग अलग रूपों में पाई जाती है, जैसे कि गतिज ऊर्जा होती है, गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा। स्थिति से उत्पन्न होने वाली किसी वस्तु की अगर स्थिति से ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा। ऊष्मी ऊर्जा किसे कहते हैं भाई, ऊष्मा से संबंधित होती है, हीट से होती है ना। इसी प्रकार से थर्मल ऊर्जा होती है, ऊष्मी ऊर्जा बोलते हैं हम। तो अनेक रूप में क्या होती है भैया, ऊर्जा जो होती है उपस्थित होती है, और इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन यह हमेशा एक बंद निकाय में संरक्षित रहती है भैया। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि भैया न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर
फ्यूजन इन स्टार, जब भी स्टार्च में क्या होता है भैया, सॉरी स्टार जो होते हैं भैया, जो तारे जिसे कहते हैं, इनमें अगर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, तो वहां से जो एनर्जी निकलती है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इसी प्रकार से हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कब होती है भैया, कोई पेड़ में अगर कोई फल लगा हुआ है, स्थिर है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है, तो हम बोलेंगे कि स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उसमें क्या है भैया, उसकी स्थिति जो है वो स्थिर है, बोले तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना। अगर कोई फल टूट के नीचे गिर रहा है, तब उसमें कौन सी ऊर्जा होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। कौन सी ऊर्जा बोलेंगे, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। जब भी कोई फल नीचे गिर रहा है, तब उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। इसी प्रकार से अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें, ऊष्मीय ऊर्जा, अगर किसी पदार्थ का दहन हो रहा है, कोई पदार्थ जल रहा है ना, तब उससे जो ऊष्मा निकलती है उसे हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। और अगर कोई दो या अधिक से पदार्थ से अगर कोई ऊष्मीय ऊर्जा से अगर दो पदार्थों में रिएक्शन हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। रसायनों के विघटन के द्वारा, अपघटन के द्वारा या रिएक्शन के द्वारा जो भी ऊर्जा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी। इसी प्रकार से हम बोलेंगे कि लाइट एनर्जी होती है, विद्युतीय ऊर्जा होती है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है। मैग्नेटिक एनर्जी क्या, जो चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है उसे मैग्नेटिक एनर्जी। तो एनर्जी जो होती है ये अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एक एक करके अब हम सभी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, देखिए गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चलती कार है ना, चलती कार की ऊर्जा है चलना, दौड़ना, ये पवन चक्कियां हैं, बंदूक से चली गोली, ये इन सब में क्या होती है, गति होती रहती है। तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गति के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा जो होती है उसकी गति के साथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। पॉइंट शुड बी नोटेड। देखिए भैया, ये जितनी भी सारी चीजें पढ़ रहे हैं हम, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यह वस्तु के द्रव्यमान, जो उसका मास होता है बोले, है ना, मास, और उसके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर हम किसी वस्तु का द्रव्यमान m माने और उसका वेग v माने, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा। 1/2 mv², ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है ना। एन ऑब्जेक्ट विद अ मास, अगर किसी का मास हम m मानते हैं और वेलोसिटी अगर v मानते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2 1/2 mv² हो जाता है, क्योंकि ये वस्तु के द्रव्यमान और उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम समझ सकते हैं कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। सेम होता है भैया स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे हम, किसी वस्तु की स्थिति के कारण स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बांधों में या जलाशय में, है ना, जो डैम होते हैं, इनमें क्या होता है भैया, पानी जो होता है वो स्थिर रहता है ना। पहाड़ी की चोटी पर स्थित कोई वस्तु है अगर, तो उसमें भी क्या होगा भाई, स्थिति होगी। पाचन से पहले का जो भोजन होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, देखिए भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाचन से पहले जो ऊर्जा होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है भाई, स्थितिज ऊर्जा, है ना। चार्ज की गई बैटरी चार्ज की गई बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है भाई, तो हम बोलेंगे स्थिति ऊर्जा। घड़ी की स्प्रिंग, तो ये स्थिति ऊर्जा के क्या हो जाते हैं उदाहरण। घड़ी की जो स्प्रिंग है ना, वो अगर स्टेबल है तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। किसी वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा, उसकी गति अर्थात गतिज ऊर्जा, और या फिर उसकी स्थिति में संग्रहित ऊर्जा जो उसकी स्टोर रहती है, जैसे कि स्प्रिंग वगैरह में स्टोर रहती है, तो ऐसी ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी के अंतर्गत आती है। देखिए भाई, गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड, हमने पहले ही हाईलाइट कर दिया, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। गतिज ऊर्जा
और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। जैसे भैया कोई ऐसी ऊंची चोटी है, अगर यहाँ पर यहाँ पर रोल करने वाली भैया एक गाड़ी है, अगर यहाँ पर स्टेबल है तो इसमें कौन सी होगी भैया? रोलर कोस्टर में अगर हाईएस्ट पॉइंट पर है, अगर वहां से ये मूवमेंट करता है नीचे की ओर, तब हम बोलेंगे इसमें कौन सी स्थितिज ऊर्जा है। बांधों में जो पानी स्थिर रहता है ना, जब अगर इसके गेट खोल दिया जाए तो क्या होता है? पानी बहने लगता है। तो डैम होल्डिंग द रिलीजिंग वाटर, डैम से जब भी पानी को छोड़ा जाता है तब उसमें कौन सी एनर्जी होती है भाई? स्थितिज ऊर्जा होती है। फलों में टंगे हुए जो जितने भी फल होते हैं, है ना, फल लगे रहते हैं भैया वृक्ष में अगर, तो उसमें भी कौन सी एनर्जी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये तीर कमान है भाई, है ना, तीर कमान को जब तक छोड़ा नहीं जाता तब भी उसमें कौन सी एनर्जी रहती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के क्या हो गए? कुछ एग्जाम्पल हो गए। इसी प्रकार से बात करते हैं हम ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी के बारे में। हीट एनर्जी क्या होता है? किसी पिंड में उसके तापमान के कारण उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। अगर किसी वस्तु को गर्म किया जाता है और उसमें अगर ताप होता है तो उसके कारण जो ऊष्मा उसमें निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। सभी पदार्थों में ऊष्मीय ऊर्जा होती है भाई। हर एक पदार्थ जो होता है वो जलने में जल सकता है, इसलिए सभी पदार्थों के अंदर क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी पाई जाती है। जैसे कि सौर ऊर्जा जो है वो भी हीट एनर्जी का एक एग्जाम्पल है। ईंधन सेल ऊर्जा होती है ना। फ्यूल सेल एनर्जी जो होती है वो भी एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है। इसी प्रकार से मेल्टिंग जो आइस होता है, गलनशील बर्फ जो होता है, उसके अंदर भी क्या होती है भैया? ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा के कुछ क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए भाई। ऊष्मा का स्थानांतरण Q बराबर m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, जहां Q बराबर क्या है? स्थानांतरित ऊष्मा को संदर्भित करता है। m पदार्थ का द्रव्यमान है, C विशिष्ट ऊष्मा है और डेल्टा टी तापमांतर होता है भैया। तो ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला है, अगर आप नोट करना चाहें तो भाई आसानी से नोट कर सकते हैं। जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसका जो फॉर्मूला होता है Q बराबर m इंटू सी इंटू डेल्टा टी होता है ना। तो ऊष्मीय ऊर्जा आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी भाई। देखिए जो सूर्य से आने वाली एनर्जी है वो भी एक प्रकार से क्या है? सोलर रेडिएशन हीट्स अप। तो भैया जो सूर्य की ऊर्जा है उससे क्या होती है भैया? पृथ्वी जो है गर्म होती है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार से ऊष्मीय ऊर्जा का उदाहरण है भैया, है ना। अगर स्टोव को हम हीट करते हैं, है ना, तो जो भी पात्र इसमें रखा हुआ वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जो पॉट है वो भी क्या होता है? हीट होता है। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं भाई? उसे हम बोल सकते हैं ये भी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो होता है वो गर्म होता है। अगर हाथों को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, रबिंग योर हैंड टुगेदर, तब भी उससे क्या होती है भाई? हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जिसे हम विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के बारे में हम सभी परिचित है भाई, बिना विद्युत के तो कुछ नहीं होता है ना। इसे ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है जो विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। सबको पता है भाई विद्युत ऊर्जा क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है। जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर मूव करते हैं, गति करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यह एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है जो विद्युत धारा से संबंधित होती है ना। विद्युत धारा, जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगता है तब उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से क्या होती है? ये गति करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है E बराबर V इंटू आई होता है, और T भी होता है, वो भी कैसा होता है? जूल में। विभवांतर होता है, बोले इसमें वोल्टेज होता है ना। विद्युत धारा होती है और समय होती है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे फ्रेंड? तो जूल होता है, आपको याद रखना है। एक जूल बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। अगर हम बोलते हैं कि वोल्ट, एम्पियर और सेकंड जो होता है इसका क्या होता है भैया? मात्रक, सॉरी, इसका मात्रक तो क्या होता है? जूल होता है। तो 1 जूल में 1 वोल्ट, 1 एम्पियर और 1 सेकंड का क्या होता है? गुणनफल होता है। चलिए आगे समझ लेते हैं विद्युत ऊर्जा के कुछ उदाहरण, जैसे कि पावर आउटलेट। ये भी क्या है भैया? अगर हमारे घरों में विद्युत आ रही है तो वो भी क्या है? विद्युत ऊर्जा है। अगर बल्ब जल रहा है, किसके कारण? विद्युत ऊर्जा के कारण, है ना। जो टोस्टर है, टोस्ट बनाने वाला, ये भी किसके कारण हो रहा है? विद्युत ऊर्जा। बैटरी जिसकी सहायता से हम चार्ज करते हैं भैया, वो भी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। टेलीविजन चल रहा है ना, या फिर लाइटनिंग अगर हो रही है तो भी वो क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही जरूरी है। घरों में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है ना। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। तो बताइएगा, आप जिनको पता है भाई कमेंट करके बताइएगा। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी से बात करते हैं भाई। केमिकल एनर्जी किसे कहते हैं भाई?
देखिए केमिकल एक ऐसी ऊर्जा है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तब उत्पन्न होती है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं में अलग अलग बंधन ऊर्जा होती है। देखिए भाई, अगर दो या दो से अधिक अणु अगर अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि N2 और O2, N2 और O2 भैया रिएक्शन कर रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और नाइट्रस ऑक्साइड है ना 2NO अगर बना रहे हैं, तब क्या होता है कि भैया नाइट्रोजन के बंध और ऑक्सीजन के बंध ये दोनों आपस में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तब उससे जो एनर्जी बनेगी बोले, तब उसे हम क्या कहते हैं भाई, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बैटरी में है ना, जैसे कि बैटरी में क्या होता है, H2SO4 भरा होता है भाई। जितनी भी बैटरी होती है 4 व्हीलर की या 2 व्हीलर की, है ना, इसमें क्या भरा होता है, H2SO4 भरा रहता है। तब उसमें रिएक्शन होने के कारण ये क्या होती है, एनर्जी देता है भाई। बायोमास जो होता है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और कोयला है, इनसे सबसे निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, है ना, केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तब उत्पन्न होती है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं में अलग अलग बंधन ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा की। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है भाई, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं भैया, मोस्ट IMP। ये देखिए हर एक एग्जाम में इस प्रकार की चीजें जो है वो पूछी जाती हैं, आप माने चाहे ना माने। अगर देखिए भाई, अगर जिनको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान अवशोषित या जारी की गई, अवशोषित की गई या उत्पन्न की गई जो ऊष्मा होती है या ऊर्जा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। नाभिकीय विखंडन से भी अगर कोई ऊर्जा बनती है तो भी उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, है ना। जैसे कि ये देखिए भाई, परमाणु बम का अगर विस्फोट होता है, कोई बम वगैरह गिराया जाता है, तो उसमें जितनी भी ऊर्जा निकलती है, क्योंकि ये नाभिकीय विखंडन से होती है भाई, न्यूक्लियर की रिएक्शन से होती है। और इसमें क्या होती है, जब भी कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बोले आपस में टकराते हैं, तब क्या निकलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और उसी एनर्जी को हम नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में जानते हैं। भाई देखिए भैया, न्यूट्रॉन निकल रहा है ना। जैसे देखिए ड्यूटेरियम, यहाँ पर हमारे पास है ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम जो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है भाई ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है ये दोनों आपस में इसमें है। और यहाँ पर है भैया हीलियम। अगर इन तीनों को अगर आपस में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है, इन दोनों को आपस में टकराया जाए तो क्या बनता है भैया, हीलियम बनता है, एनर्जी बनती है। और बोले बहुत सारी मात्रा में क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो इससे क्या बोलते हैं, हम परमाणु विस्फोट कहते हैं। और इससे जो एनर्जी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि नाभिकों नाभिकों को या फिर परमाणुओं के विखंडन से जो ऊर्जा निकल रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ी सी चीज। ऊर्जा का रूपांतरण या ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की क्या होती है, प्रक्रिया। ऊर्जा क्योंकि खत्म नहीं होती भैया, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसे क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ऊर्जा रूपांतरण को ऊर्जा परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। इसे रूपांतरण कहें या फिर परिवर्तन कहें, एक ही चीज है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊर्जा को कम उपयोगी या अधिक अव्यवस्थित रूपों में परिवर्तित किया जाता है, ऊर्जा क्षय को संदर्भित करता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊर्जा को कम उपयोगी से अधिक अधिक अव्यवस्थित रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तब देखिए भाई, कुछ ऊर्जा रहती है भैया, उसका उपयोग वहां ज्यादा किया जाता था, अब उसे ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया कि उसमें भैया जो है अव्यवस्थित रूप में परिवर्तित कर दिया गया, उसमें ऊर्जा जो है वो पूरे तरह से यूज नहीं हो पाई। तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, ऊर्जा क्षय कहते हैं, ऊर्जा क्षय के रूप में जाना जाता है। देखिए अब आ गया भैया इंपॉर्टेंट चीजें। ये जो चीजें हैं एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें भाई तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ी देर के लिए विलुप्त भी हो जाएंगे यहाँ से, फिर आप क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए भाई, माइक्रोफोन कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन जिसे हम क्या कहते हैं, माइक भी कहते हैं भाई। माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। देखिए भाई, माइक्रोफोन में क्या हो रहा है भाई, जैसे कि माइक है हमारे पास, है ना, ये जो माइक है हमारे पास, माइक जो क्या कर रहा है भाई, ध्वनि ऊर्जा हमारे साउंड को पकड़ रहा है और उसे विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है ना। माइक जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है ना। इसी तरह से भूतापीय विद्युत संयंत्र, जिसको क्या कहते हैं, जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा बनाते हैं। लकड़ी का जलना, है ना, बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड में क्या होता है भाई, ये कौन सी ऊर्जा बनाते हैं भाई, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में भाई। जब भी कोई लकड़ी को जलाते हैं हम, तो इसमें क्या होती है भाई, ऑक्सीडेशन होता है ना। ऑक्सीडेशन होने के कारण रासायनिक ऊर्जा उसमें
किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा, क्योंकि ताप और प्रकाश इसमें बाहर निकलता है। विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा भाई, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसी प्रकार से विद्युत जनरेटर जो है यांत्रिक से विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। भाप का जो इंजन होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसे कहते हैं, ऊष्मा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ना। कौन सी ऊर्जा को बोले, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत जनरेटर कहते हैं, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में क्या हो रहा है, कन्वर्ट करता है। जो भाप का इंजन होता है, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन किसमें, हीट टू काइनेटिक एनर्जी, जो ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। इसी प्रकार से जो लाउड स्पीकर है, जिसकी सहायता से आप हमारी साउंड को सुन पा रहे हैं, लाउड स्पीकर जो होते हैं ये विद्युतीय ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, है ना। इसी प्रकार से सौर सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि सौर सेल में क्या होता है भाई, सूर्य से आने वाले प्रकाश को बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम बोलेंगे विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है सोलर सेल। इसी प्रकार के शुष्क सेल या ईंधन सेल, या जिसको बैटरी भी कहते हैं, बैटरी कौन सी ऊर्जा, तो हम बोले बैटरी के अंदर क्या भरे होते हैं भाई, केमिकल भरे रहते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा से क्या बनाती है भाई, विद्युत ऊर्जा बनाती है ना। तो हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत मोटर जो होती है, मोटर क्या होते हैं भाई, मोटर के अंदर विद्युत दिया जाता है ना, और विद्युत से फिर वो क्या बोलते हैं भैया, अलग अलग कार्य किया जाता है मोटर से, तो ये यांत्रिक ऊर्जा में इसको कन्वर्ट करता है। लकड़ी का जलना क्या होगा, बोले लकड़ी के अंदर क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिससे वो जलती है, और ये ऊष्मा बाहर निकलती है, ताप निकलता है, और साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होता है ना। तो ये सारी चीजें जो है भैया आईएमपी है, इनका अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब आए ये तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अब हम बात करते हैं एक और चीज की, जिसे हम आइंस्टाइन द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम कहते हैं। इन्होंने क्या बताया था भैया, सब लोग जानते हैं, E बराबर mc² जो है। ई क्या होती है बोले, हमारे पास एनर्जी होती है, एम होता है मास होता है ना, और ये स्क्वायर है हमारे पास सी, स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है भाई, स्पीड ऑफ लाइट है जो कांस्टेंट होती है, और ये इक्वल्स है, ये भाई साहब है कौन, आइंस्टाइन सर, है ना, भाई साहब नहीं बोल सकते भैया, आदरणीय। आइंस्टाइन ने वस्तुओं के द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध प्रस्तावित किया। किसके बीच में, जो द्रव्यमान होता है बोले एम, और ऊर्जा के बीच, है ना, ऊर्जा के बीच में संबंध प्रस्तावित किया, और बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही भौतिक वस्तु हैं। भैया जो द्रव्यमान है और ऊर्जा है, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही भौतिक वस्तु हैं, जिन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, E बराबर mc² कहते हैं। जो एनर्जी होती है बोले, उसे मास में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, और मास जो है उसे एनर्जी में कन्वर्ट आसानी से किया जा सकता है। जहां E बराबर क्या है, तो वस्तु की ऊर्जा है ना। E बराबर क्या बताया इन्होंने, E बराबर mc²। इसी समीकरण की सहायता से भैया आज बहुत सारी चीजें जो होती हैं हम फिजिक्स में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एरोप्लेन भी इसी कारण उड़ पा रहे हैं भैया, है ना। ई क्या है, वस्तु की ऊर्जा है जूल में, एम है उसका सापेक्षिक द्रव्यमान किलोग्राम में, सी प्रकाश की गति है, और प्रकाश की गति कितनी होती है भैया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पॉइंट शुड बी नोटेड। प्रकाश की गति यहाँ पर दी हुई है, सी क्या है, प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। तो ऊर्जा के सोर्स के बारे में जान लेते हैं अब। ऊर्जा के सोर्स कहाँ कहाँ से हो सकते हैं भैया। ऊर्जा के सोर्स, देखिए ऊर्जा के सोर्स जो होते हैं अनेक स्रोत होते हैं, अलग अलग स्रोत होते हैं, जिन्हें साधारण तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है भैया। ऊर्जा के सोर्स जो होते हैं इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होते हैं नवीकरणीय सोर्स, जिन्हें हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा जिसकी खपत की तुलना में अधिक दर पुनः पूर्ति किया जा सकता है। ऐसे सोर्स होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। साधारण शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों से जिन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं भैया, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है ना, वायु है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें लगातार इनकी पूर्ति हो रही भैया प्रकृति की तरफ से, जैसे पवन चक्की है या जल है भैया, बांध का डैम है ना, सूर्य का प्रकाश है, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये नवीकरणीय सोर्स है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। ये स्रोत प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है भैया, इनमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, खासकर ध्यान रखना है, इनमें कोई प्रदूषण क्या होता है, नहीं होता है ना। जैसे वायु
है, प्रकाश है, तो इनमें क्या होता है, इनसे जो एनर्जी मिलती है हमें उसे हम नवीकरणीय एनर्जी कहते हैं। इसी प्रकार से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो होते हैं, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये ऊर्जा के सीमित भंडार है भैया। अगर ये खत्म हो गए तो दोबारा इन्हें क्या होता है, नहीं बनाया जा सकता। ये प्रकृति में भैया एक बार अगर खत्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। इनकी पुनः पूर्ति अधिक समय इनकी भैया इनकी जो है पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन है ना, जैसे कि पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये अगर प्रकृति में एक बार खत्म हो गए तो हो सकता है कि भैया जब अल्टी पल्टी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, प्रकृति जो है वो अपने आप पूरी तरह से रूप बदल लेगी, तब दोबारा ही क्या बनेगा, ये जीवाश्म ईंधन बनेगा। तब तक तो भैया सारे लोग निपट चुके होंगे, है ना। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय सोर्स इन्हें कहते हैं, जिसे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, एनर्जी सोर्स कहते हैं। इन्हें क्या होता है, दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं फ्यूल के बारे में, ईंधन के बारे में। ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, ऊष्मा देता है, प्रकाश या उपयोगी ऊर्जा के अन्य रूपों के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए रासायनिक या नाभिकीय अभिक्रिया करता है। क्या कहलाता है भैया, ईंधन कहलाता है। फ्यूल किसे कहते हैं भैया, फ्यूल। ईंधन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो क्या करता है, ऊष्मा देता है, प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, तो ये ईंधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें बायोगैस की, है ना, एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल, डीजल है, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, सीएनजी है। ये सभी क्या है, एक प्रकार के ईंधन है, और ये हमें क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं, और ऊर्जा के अलग अलग रूप देते हैं। जैसे कोयला से हमें क्या मिलती है, ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है भैया। गैस से भी ऊष्मीय ऊर्जा, है ना। लकड़ी से, कैरोसिन से, पेट्रोल से, डीजल से, इन सब से हमें क्या मिल रही है, अलग अलग प्रकार की एनर्जी मिल रही है। तो ये ऊर्जा देने वाले क्या हो जाते हैं, मुख्य स्रोत कहलाते हैं। अब बात करते हैं जीवाश्म ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में, है ना। पारंपरिक स्रोत जैसे हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल के, जीवाश्म ईंधन। देखिए भैया, ये कोयला, प्राकृतिक गैस या तेल जैसे हाइड्रोकार्बन युक्त पदार्थ होते हैं जो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी में मृत जानवरों या पौधों से बने थे। जब पृथ्वी में जानवर या फिर पेड़ पौधे जो हैं कई वर्ष तक पानी के नीचे या फिर पृथ्वी के नीचे अगर बहुत समय, लंबे समय तक अगर दबे रहें, तब वहां से जो ईंधन बनता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये जो जीवाश्म ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन को दहन करने पर क्या निकलती है, तो बोलेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 उत्सर्जित करता है, जो एक प्रकार से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है मेरे फ्रेंड, तो वो हम कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा है प्रदूषण भी होता है इसे थोड़ी मात्रा में। तो हम बोल दें कि जितने भी जीवाश्म ईंधन है, चाहे वो कोयला है, प्राकृतिक गैस है, तेल है, या फिर हाइड्रोकार्बन युक्त पदार्थ होते हैं जैसे कि पेट्रोल या डीजल या कैरोसिन वगैरह, अगर लाखों वर्ष पहले अगर ये पृथ्वी में पेड़ पौधे या कोई जीव जंतु पानी के नीचे या फिर धरती के नीचे अगर कई वर्षों तक दबे रहे, तब वहां से जो ईंधन बनता है जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, और इससे इसके दहन किया जाए, अगर इसका कंबस्शन किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बात करते हैं ताप के पारंपरिक स्रोत। ताप के पारंपरिक स्रोत में आते हैं ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम सब लोग ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, जहां से भैया एनर्जी को बनाया जाता है ना। विद्युत स्टेशन कहलाते हैं भैया। इनसे क्या बनते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। इन्हें दहन विद्युत संयंत्र भी कहा जाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड। ताप विद्युत संयंत्र को दहन विद्युत संयंत्र भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कोयले, प्राकृतिक गैस, गर्म तेल और बायोमास द्वारा संचालित स्टीम बॉयलर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से संचालित होते हैं। अलग अलग प्रकार की ऊर्जा से संचालित होते हैं, और इनको जलाने से ही क्या मिलता है भैया, विद्युत ऊर्जा मिलती है ना। या इनका जो फॉर्म है वो कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कोयला से मिलती है भैया, ऑयल से मिल रही है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इन सब से हमें क्या मिल रही है, विद्युत ऊर्जा मिल रही है। तो हम बोलेंगे कि ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले एक प्रकार के प्लांट होते हैं, जो क्या देते हैं, हमें एनर्जी प्रदान करते हैं।
ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में आता है जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रो पावर प्लांट, कि भैया जल के द्वारा भी तो क्या बनाया जाता है भैया, विद्युत बनाया जाता है। तो हम बोलते हैं कि जल विद्युत संयंत्र का उपयोग जल की जो पहले पानी को क्या किया जाता भैया, स्टोर किया जाता बोले लंबे समय के लिए, फिर उसको स्थितिज ऊर्जा जब उसमें आ जाती है तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। मैं ना डैम के पानी को स्टोर किया जाता है, डैम के पानी को किस में डाला जाता है, फिर टरबाइन पर डाला जाता है, जिससे क्या बनती है भैया, विद्युत ऊर्जा बनती है। उपलब्ध विद्युत ऊर्जा प्रवाह दर और ऊंचाई में पतन के समानुपाती होती है। जैसे कि जैसे प्रवाह की दर और ऊंचाई में क्या होती है, पतन होगी, प्रवाह की दर उतनी होगी भैया देखिए भाई, जितनी ऊंचाई से गिरेगा पानी जो है वो जितनी ऊंचाई से गिरेगा तो इसमें फ्लो कितना होगा भाई, उतना ही तेज होगा, टरबाइन को उतनी ही तेज से घुमाएगा। इसलिए ऊंचे स्थानों पर जो है वो विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो हम बोलेंगे कि प्रवाह की जो दर है, फ्लो का जो रेट है, वो ड्रॉप ऑफ एलिवेशन की, या हम बोलेंगे कि ऊंचाई है ना, पतन की समानुपाती होता है। मतलब प्रवाह की दर बढ़ती है तो ऊंचाई भी ऊंचाई बढ़ती है तो प्रवाह की दर भी बढ़ती जाती है। जल विद्युत का मूल सिद्धांत जो होता है वो टरबाइन को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भैया टरबाइन जितनी तेजी से घूमेगा विद्युत का उत्पादन उतनी ही तेजी से होगा। जल विद्युत संयंत्र में मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं भैया, जल विद्युत में है ना, जब भी पावर प्लांट में है ना, जल विद्युत संयंत्र में, हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली बनाई जाती है तो उसके लिए किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो वाटर इनटेक, जल की उपलब्धता कर देते हैं, बांध बनाते हैं भैया है ना, जिसमें पानी को स्टोर कर सके है ना, स्पिलवे होते हैं, विद्युत पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है, टरबाइन होता है, ट्रांसफार्मर होता है और पावर हाउस होता है। तो इन सारी चीजों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तब जाके विद्युत का उत्पादन होता है। बात करते हैं वाइंड एनर्जी या पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा क्या होती है भाई, सबको पता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यांत्रिक शक्ति या विद्युत उत्पन्न करने के लिए वायु का उपयोग किया जाता है। वायु का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, विद्युत शक्ति या यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा या वाइंड एनर्जी कहते हैं। इसको हम किसके द्वारा करते हैं भैया, पवन टरबाइन है ना, पवन टरबाइन वायु में उपस्थित गतिज ऊर्जा को हम यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ये क्या है, एक प्रकार से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से क्या होता है भाई, किसी भी प्रकार की कोई भी है ना पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूशन जो होता है वो नहीं होता, कोई भी किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये वायु की ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं भाई, विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो जो पवन चक्की होती है, पवन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पवन चक्की या फिर पवन टरबाइन भी इसको बोला जाता है। देखिए आपके सामने थोड़े से चित्र भी दिखाई दे रहे हैं भाई। पवन चक्की एक ऐसी मशीन है जो वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। पवन चक्की कैसी मशीन है भाई, एक प्रकार की ऐसी मशीन है जो वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। देखिए भैया, पवन चक्की के ब्लेडों का घूर्णन सदैव दक्षिणावर्त दिशा में होता है। हमेशा कैसे घूमती है भाई पवन चक्की जो होती है, द रोटेशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ वाइंड मिल इज ऑलवेज इज एन क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में क्या होती है भैया, ये इनकी पवन चक्की की जो ब्लेडें हैं वो हमेशा घड़ी की दिशा में क्या होती है, घूमती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी डेनियल हालाडे ने सन 1854 में पहली पवन चक्की डिजाइन की थी भैया। ये एक ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं आपसे भैया, जनरल नॉलेज में भी पूछे जा सकते हैं और साइंस में भी पूछे जा सकते हैं। पवन टरबाइन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्षैतिज अक्ष पवन टरबाइन और ऊर्ध्वाधर अक्ष पवन टरबाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड टरबाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइंड टरबाइन और वर्टिकल एक्सिस वाइंड टरबाइन। ये दोनों प्रकार के जो टरबाइन होते हैं, एक तो क्षैतिज होता है बोले और एक कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो दोनों प्रकार के टरबाइन से क्या होती है भाई, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पवन ऊर्जा के क्या लाभ है, बहुत ही ज्यादा लाभ है भैया। यह बिना किसी ईंधन के दहन के, बिना वायु को प्रदूषित किए ऐसी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न हो जाती है भैया। विद्युत ऊर्जा एक प्रकार से स्वच्छ ऊर्जा होती है, नवीकरणीय, दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रचुर और अक्षय साधन है भैया। हवा जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, तो हम बोल सकते हैं कि एक प्रचुर और अक्षय साधन आसानी से प्राप्त हो जाती है बोले, है ना, एबंडेंट है और इनएग्जॉस्टिबल है भैया, है ना। चलिए, अक्षय स्रोत है बोले जिसे हम कभी खत्म नहीं कर सकते। विद्युत के उत्पादन के लिए किसी आवर्ती व्यय की आवश्यकता नहीं होती भैया। जो
एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, एक बार पवन चक्की लग जाए तो उन ऊर्जा जो है मिलती रहती। इसी प्रकार से सेम हमारे पास है सौर ऊर्जा। ये भी क्या है भैया, इसी प्रकार की ऊर्जा है जो सूर्य की ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका निर्माण सूर्य में होने वाले परमाणु संयंत्र से होता है। सूर्य ऊर्जा का निर्माण कहाँ से होता है भैया, सूर्य ऊर्जा का निर्माण परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जब भी होता है सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तब उसमें क्या होती है भैया, सौर ऊर्जा बनती है। और सौर ऊर्जा का उपयोग आजकल तो गांव गांव में भी होने लगा भैया। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के लाभ क्या होते हैं, यह पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कम उपयोग होने वाली भूमि पर भी सौर ऊर्जा के संयंत्र जो है वो स्थापित किए जाते हैं। कम क्षेत्र की अगर भूमि है तो उसमें भी क्या किया जा सकता है, सौर ऊर्जा। घरों के ऊपर भी आजकल लगा दिया जाता है सोलर पैनल, है ना। यह ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर निर्भर नहीं करता भैया। इसके लिए क्या होती है, एक्स्ट्रा जो सोर्स होते हैं उन पर ये डिपेंड नहीं होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है ना। ये क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं। इन्हें आसानी से हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं। इसके साथ में ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। इनसे क्या होते हैं भैया, चाहे हम बात करें पवन ऊर्जा की या फिर बात करें सौर ऊर्जा की, तो ये क्या होते हैं, इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स माना जाता है क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त होते हैं और इनकी रखरखाव में भी लागत भी कम होती है। हालांकि इसके रखरखाव में थोड़ी सी लागत ज़्यादा हो जाती है सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा की कमियां क्या होती हैं भैया, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होती है। रात्रि के समय ये क्या होती है भैया, सूर्य ऊर्जा नहीं बना सकती। जबकि पवन ऊर्जा है जो रात्रि के समय भी क्या होती है भैया, सौर ऊर्जा जो है वो बना सकती है। पैनल स्थापित करने की जो प्रारंभिक लागत है ये बहुत अधिक होती है। पैनल स्थापित करने की प्रारंभिक लागत जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए इसकी थोड़ी सी कमियां हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं मेरे फ्रेंड हमने अभी तक, उन सभी क्वेश्चनों को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है एक। देखिए भैया, सौर पैनल में कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। जी देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सौर पैनल जो होते हैं, बोले सोलर पैनल में कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो सौर ऊर्जा को, सीधी सी बात, सौर ऊर्जा को, है ना, कौन सी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि ये कौन सी ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सौर ऊर्जा को ये किसमें कन्वर्ट करते हैं, विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं भैया। जो लोग जुड़े हुए हैं हमें वो एक बार कमेंट कर दें भैया, ऐसे क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होती है। चालक का अगर प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो ऊष्मा जो है वो कितनी उत्पन्न होगी। देखिए भैया, प्रतिरोध अगर 2 गुना कर दिया जाए, है ना, किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो तब भी ये क्या होगी, 2 गुना हो जाएगी। कि प्रतिरोध के साथ धारा ले जाने वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा को वो उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें इसका आंसर भी क्या हो जाएगा भाई, 2 गुना हो जाएगा, है ना, 2 हो जाता है। चलिए लगाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्युत शक्ति के लिए इनमें से कौन सा सूत्र है। शक्ति का हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था भैया, विद्युत शक्ति के बारे में, है ना। विद्युत शक्ति का पावर का सूत्र, पावर के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है भैया। देख लेते हैं एक बार पावर के बारे में। पावर जो हमने पढ़ा है शक्ति के बारे में, है ना, शक्ति के बारे में। कार्य कार्य आ गया हमारे पास, शक्ति शक्ति शक्ति, ये शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, W बटे टी। देखिए हमारे पास शक्ति बराबर दिया हुआ है, W बटे टी दिया हुआ है, बल गुणित विस्थापन बटे समय, है ना। बस उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शक्ति के बारे में पूछा भैया हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो शक्ति का सूत्र होता है वो क्या होता है ना। तो शक्ति का सूत्र क्या होगा यहाँ पर, P बराबर W इंटू टी, है ना। कौन सा वाला हो जाएगा भैया शक्ति का सूत्र। चलिए, शक्ति का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा P V इंटू आई। ए नंबर का जो हमारे पास ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। पावर जो होता है, बोले पावर, पावर जो होता है वोल्टेज और विद्युत धारा के क्या होता है भाई, बराबर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में कितनी वृद्धि होगी। तो शक्ति में कितनी वृद्धि होगी यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए, तब क्या होगा, बोले बताना है आपको आंसर इसका। जब 3 गुना कर दिया जाएगा भैया
तो क्या हो जाएगी, जो शक्ति है वो 9 गुना हो जाएगी। शक्ति कितनी बढ़ जाएगी भैया, 9 गुना बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जो P बराबर होता है, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। V यहाँ पर विभवांतर है, I है विद्युत धारा, है ना। तो वोल्टेज को कितना कर दे रहे हैं भाई, वोल्टेज को, है ना, वोल्टेज को क्या कर दे रहे हैं, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो वोल्टेज जो हो जा रहा है वो 3V इंटू 3I हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 9VI। और 9VI को हम क्या बोलेंगे भैया, 9P कहेंगे, जिसको हम पावर कहेंगे। तो कितना बढ़ जाएगा भैया, 9 गुना तक बढ़ जाएगा, है ना। 3 गुना अगर बढ़ा दे रहे हैं बोले, तो विभवांतर को 3 गुना, विद्युत धारा और विभवांतर दोनों को अगर 3-3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 3 तिया कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा, है ना। चलिए, विद्युत मोटर कौन सा रूपांतरण करती है आपको बताना है। जो कंजर्वेशन में हम अभी हमने पढ़ा है ना, कन्वर्जन जिसको बोलते हैं, रूपांतरण में अभी हमने पढ़ा विद्युत मोटर कौन सा रूपांतरण है, सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में, जी नहीं, सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में नहीं, विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, जी नहीं, विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा निकलती है क्या विद्युत मोटर से, नहीं निकलती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं। ये क्या करती है भैया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है ना। डी नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए लगाते हैं, विद्युत गीजर, गीजर में कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है ना। जो गर्म करने वाले गीजर होते हैं, ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं आपको बताना है। सबसे पहला है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है विद्युतीय ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। देखो भाई, गीजर का काम ही क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि ये एक प्रकार से गर्म करने के लिए काम करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, विद्युतीय ऊर्जा को ये क्या करते हैं भाई, ऊष्मीय, पानी क्या हो जाए भाई, गर्म हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी में या ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होता है। भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। घरेलू विद्युत जो होती है बोले, है ना, वो कितनी आती है, डोमेस्टिक पावर जो होती है, हमारे घरों में आने वाली जो पावर सप्लाई है इंडिया में, वो कितनी होती है आपको बताना है। हालांकि सबको इसका आंसर पता होता है मेरे फ्रेंड, है ना। घरेलू विद्युत जो होती है वो कितनी होती है हमारे, तो 220 वाट और 50 हर्ट्ज जो होती है वो होती है ना। 220 वाट और 50 हर्ट्ज जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो, बी नंबर जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। 220 और 220 वाट और 50 हर्ट्ज में आती है घरेलू विद्युत, है ना। चलिए, प्रतिरोध को खालिस्तान द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतिरोध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है आपको बताना है। 75 प्रतिरोध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, किया गया कार्य, आवेश इंटू धारा। ऑप्शन नंबर बी है किया गया कार्य बटे आवेश। ऑप्शन नंबर सी है किया गया कार्य बटे समय। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास किया गया कार्य धारा इंटू समय। तो देखिए, जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं। रेजिस्टेंस क्या हो, विद्युत के मार्ग में आई हुई रुकावट या बाधा को कहा जाता है। अगर कोई विद्युत मार्ग है हमारे पास, उसमें अगर कोई रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है, जिससे विद्युत का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम क्यों बोलते हैं, किया गया कार्य बटे आवेश इंटू धारा। आवेश इंटू धारा, आवेश और धारा के मार्ग में अगर कोई रुकावट आती है तो उसे हम रेजिस्टेंस के द्वारा दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पवन चक्की, भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। पवन के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है भैया, पवन के अंदर तापी ऊर्जा होती है क्या, जी नहीं। गतिज ऊर्जा होती है क्या, बिल्कुल होती है। ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होती है, जल विद्युत ऊर्जा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। पवन की काइनेटिक एनर्जी को ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है पवन चक्की। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है आपको बताना। अल्ट्रासाउंड तरंगे, है ना, ये उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं। इनका उपयोग उद्योग और चिकित्सा उद्देश्यों में किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन है, वे बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथों के बीच में कार्य करते हैं। और डी नंबर है, अल्ट्रासाउंड के दोषपूर्ण स्थानों में वापस प्रतिबंधित इन्हें नहीं किया जा सकता है।
तो आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जो अल्ट्रासाउंड तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगों का ही एक दूसरा प्रकार होती है। तो हम बोलेंगे अल्ट्रासाउंड जो तरंगे होती हैं, अल्ट्रासाउंड को दोषपूर्ण स्थानों से वापस प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए कौन से उपकरण की जरूरत पड़ती है ना? मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलने के लिए किस की जरूरत पड़ती है, आपको बताना है। बैटरी, बैटरी तो क्या करती भाई? जो केमिकल एनर्जी है ना, केमिकल की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है ना। फोटोशेल, ये क्या करती है? फोटोशेल जो होती है ये सोलर एनर्जी को, है ना, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल डायनेमो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, डायनेमो, है ना। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत मोटर क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है ना। डायनेमो, सॉरी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा, है ना, जब भी विद्युत दिया जाता है विद्युत मोटर को, फिर वो उससे यंत्र वगैरह चलते हैं, बोले तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, आपको बताना है। गैस के अणु किसके कारण गति करते हैं? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दाब पर, ऑप्शन नंबर बी है तापमान पर, ऑप्शन नंबर सी है वायुमंडलीय दाब पर, और डी है तापमान और दाब दोनों पर। गैस के अणु, देखिए भैया, गैस के अणु क्या होते हैं भैया? दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर दाब दिया जाए, अगर इनको दाब दिया जाए, मान लो कि ऊपर से इस पर क्या दिया, दबा लगा दिया भैया, हमने दाब लगा दिया, तो गैसीय के अणु क्या हो जाएंगे भैया? पास पास में हो जाएंगे। गैसीय के अणु कैसे हो जाएंगे? पास पास में हो जाएंगे। तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई? कम होती जाएगी, है ना। और अगर इनको ताप दे दिया जाए, अगर गैसों के अणु खुले हुए हैं इस प्रकार से, अगर इनको टेम्परेचर दे दिया जाए, ताप दे दिया जाए, है ना, टेम्परेचर, अगर इन पर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बड़ी तेजी से बढ़ जाएगी। गति गति के कारण ये गैसों के जो अणु है ये इधर उधर गति करने लगेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि गति कब होगी? जब तापमान बढ़ाएंगे तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई? बढ़ जाएगी। वायुमंडलीय दाब से गतिज ऊर्जा कम होती जाती है, तापमान और दबाव दोनों नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं भाई, एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है? विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली, कोई विद्युत उपकरण है उसमें व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा कौन से कारकों पर निर्भर करती है? उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर, ऊर्जा और इसके उपयोग के समय पर, और डी सी नंबर है वोल्टेज और धारा पर, और डी नंबर ऑप्शन है शक्ति रेटिंग और ताप पर। शक्ति रेटिंग और ताप पर किसमें ये ऊर्जा जो है वो निर्भर करती है, आपको बताना है। the power rating of appliance and the time for which it is used। उपकरण की शक्ति की रेटिंग कितनी है और इसके उपयोग का समय कितना है, इस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा जो होती है वो किस पर की, उपकरण की शक्ति कितनी है, शक्ति की रेटिंग कितनी है और उसका उपयोग में समय कितना लगता है। ठोस का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई? कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना, यहाँ से बर्नर लगा दिया हमने भाई, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसके कणों की गति पर क्या नंबर है? ये कण की गति स्थिर रहेगी, पहले बढ़ती है और फिर घटती है, बढ़ जाती है या घट जाती है, आपको बताना है भाई इसका आंसर। अगर किसी सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं तब उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है?
ठोस का तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा कैसे होती है? ठोस का तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा कैसे हो जाती है भाई? सीधी सी बात है, किसी को भी अगर आप गर्म करेंगे, उसके नीचे आग लगाएंगे तो भैया भागेगा, बढ़ेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाती है बढ़ जाती है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है भैया। कोई भी ठोस जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है अगर टेम्परेचर उचित हो तो। दिए गए तापमान पर किसी गैस, द्रव या ठोस के कणों में अलग अलग मात्रा में खालिस्तान होती है। क्या होती है भैया? अलग अलग मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है ना। ठोस, द्रव, गैस। ठोसों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है, इनकी गतिज ऊर्जा कम। द्रव के बहने का गुण होता है, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, ठोसों की अपेक्षा अधिक। और गैसों की गतिज ऊर्जा जो क्या हो जाती है? बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाए। इनमें विद्युतीय ऊर्जा होती है क्या? जी नहीं होती है ना। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और आप इसका अगर कमेंट करके हमें जवाब देंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के जो वीडियो है हम आपके लिए लेकर आ सकें, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा में बदला जाता है? जीवाश्म ईंधन की कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? आपको कमेंट करके बताना है ना। कमेंट करके बताना है, आपके कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को पढ़ा है, बहुत सारे एमसीक्यूज को लगाए हैं। इसी प्रकार के जो एमसीक्यूज हैं आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितनी भी हमारी जो आज की क्लास रही है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है, क्योंकि ऊर्जा के सोर्स के बारे में, पारंपरिक स्रोत है ना, जीवाश्म ईंधन वाले, गैर नवीनीकरण वाले, रिन्यूएबल सोर्स है ऊर्जा के, हमने ट्रांसफॉर्मेशन के, रूपांतरण के बारे में देखा है। नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा के जितने भी रूप है सभी के रूपों के बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा। ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होती है, संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य क्या होता है। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा है। आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास जो है वो पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बिना रुके आपके लिए 1 घंटे से क्लास बना रहे हैं भाई। तो और कुछ कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप जो है वो आसानी से क्लास को समझ सकें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की क्लास हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।